हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि ज्योग्राफी के लिए है ना। इस ज्योग्राफी में ये जो ज्योग्राफी वाली जो हमारी सीरीज़ है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, आपके DFCCIL, NTPC, ग्रुप डी, SSC सभी एग्ज़ाम्स के लिए। क्लियर। सो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं ज्योग्राफी के। आज हम लोग यहाँ पर 3rd पार्ट देखेंगे। क्लियर चलेगा। सो हम लोग यहाँ पर 3rd पार्ट स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम अगर हमारा ज्वाइन नहीं किया तो भैया टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिल जाएगी जो कि टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है ना। यदि आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। और नीचे कूपन कोड भी लिखा है, अगर आप वो कूपन कोड अगर अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर चलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, 2 पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है यहाँ से। क्लियर। सो देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, निम्न में से कौन सी कायांतरित शैल है। तो ये तो हम लोग पहले ही कर चुके थे लास्ट क्लास में। संगमरमर इसका आंसर है ना। बिल्कुल, मार्बल जो है वो क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफाइड रॉक, मीन्स निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो देखिएगा, जो आपकी स्लेट होती है ना, और राइनस्टोन जो होती है और मार्बल जो होती है, ये आपकी बिल्कुल यहाँ पर मॉडिफाइड रॉक कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडिफाइड रॉक कहलाती है। लेकिन ग्रेनाइट जो है वो मॉडिफाइड रॉक नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो देखिएगा, जो माउंटेन है वो 4 टाइप्स है ना। माउंटेन्स को 4 वे में यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। क्लियर। माउंटेन्स को पहला जो है वो क्या कहलाता है, फोल्ड माउंटेन्स कहलाता है। दूसरा माउंटेन कहलाता है वॉल्केनिक माउंटेन। तीसरा रेसिजुअल माउंटेन, और चौथा होता है ब्लॉक माउंटेन। इन 4 पार्ट में है ना, यहाँ पर इन्हें 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। किसको? माउंटेन्स को। क्लियर। तो जो आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेसिजुअल माउंटेन्स जो आपके सतपुड़ा, अरावली है ना, ये जितने भी आपके यहाँ पर हैं, जैसे कि सतपुड़ा, अरावली लिख देता हूं मैं, सतपुड़ा, अरावली, क्लियर, और नीलगिरी। क्लियर। तो ये जितने भी आपके जो माउंटेन्स हैं ये आपके रेसिजुअल माउंटेन्स में आते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि जो हिमालय माउंटेन है ना, जो हिमालय माउंटेन है वो किस टाइप के माउंटेन में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर हिमालय माउंटेन है वो आपका आएगा यहाँ पर किस में, वो आपका आएगा फोल्ड माउंटेन में। क्लियर है। किस में आएगा वो आपका? फोल्ड माउंटेन में। सो इस चीज को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। क्लियर। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हमें यह बताना है। सो हिमालय, कॉकेसस, अलास्का या फिर एंडीज। तो ध्यान रखिएगा, जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, वो एंडीज है। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी यहाँ पर माउंटेन्स है। ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा क्लास के एंडिंग में। क्लियर। चलिए, सो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। द अल्प्स इन यूरोप, the Rockies in North America and the Andes in South America are example of। so देखिएगा, यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है। तो देखिएगा, ये जो अल्प्स, रॉकीज, एंडीज हैं ये सारे क्या है, माउंटेन्स हैं। क्लियर। सो हमें बताना है कि ये माउंटेन्स किस टाइप के माउंटेन्स हैं। क्लियर। तो जो अल्प्स, रॉकीज और जो एंडीज होते हैं वो वलित पर्वत कहलाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां से करेक्ट। क्लियर। अल्प्स हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, हिमालयन हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। और रेसिजुअल माउंटेन्स कौन से हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सतपुड़ा हो गया, नीलगिरी हो गया और अरावली हो गया, ये सारे आपके रेसिजुअल माउंटेन्स में आते हैं, अवशिष्ट पर्वत में आते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है। अच्छा, चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज लिखवा देता हूं। ठीक, पहले मैं आप लोगों को कहाँ लिखवा दूं, इधर ही लिख देता हूं।
देखेगा, इनको एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपके काम में आएगा। देखो यहाँ पर ना हाईएस्ट माउंटेन पिक पूछा जाता है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पिक मतलब किस कॉन्टिनेंट में, है ना, किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी पर्वतीय चोटी है, ठीक है, कौन सी है और किस माउंटेन में कौन सी मतलब किस महाद्वीप में कौन सी है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ, जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर आप माउंट एवरेस्ट लिखोगे, क्लियर, अपनी कॉपी में लिखते चलो। उसी प्रकार से साउथ अमेरिका की तो साउथ अमेरिका की यहाँ पर हो जाएगा माउंट एकोनगुआ, एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना, माउंट एकोनगुआ, क्लियर। उसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पिक है कौन सी, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, क्लियर। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी, माउंट किलीमंजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, किलीमंजारो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पांचवा यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन पिक कौन सी है, तो एल्ब्रस, याद रख लीजिएगा, एल्ब्रस, क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर अंटार्कटिका की अगर पूछ ले तो अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका की यहाँ पर हो जाएगी माउंट विंसन, क्लियर। और कौन सा बच गया, सातवां महाद्वीप, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का लिख लो, तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर हो जाती है माउंट कोसिस्को, माउंट कोसिस्को, क्लियर है। तो ये यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन चीजों को याद रखिएगा, क्लियर। हाईएस्ट माउंटेन पिक, है ना, एशिया की है माउंट एवरेस्ट, उसी प्रकार से साउथ अमेरिका की माउंट एकोनगुआ, फिर नॉर्थ अमेरिका की माउंट मैकिनले, अफ्रीका की यहाँ पर हो जाएगी माउंट किलीमंजारो, यूरोप की हो जाएगी एल्ब्रस, अंटार्कटिका की हो जाएगी माउंट विंसन, और ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी माउंट कोसिस्को, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लेयर्स अबव अर्थ आर, सो पृथ्वी के ऊपर कुल परतें कितनी है, हमें यह बताना है। तो कितनी है भैया, 5 है। कौन कौन सी, देखो, ट्रोपोस्फेयर, मियोस्फेयर, सॉरी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मियोस्फेयर, फिर आयोनोस्फेयर कह लो या फिर थर्मोस्फेयर, दोनों एक ही है, आयोनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर दोनों एक ही है, और फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर, और फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर, ठीक। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेयर है, क्लियर। इसको याद हम कैसे रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे टिस्म, टिस्म, टीई, टिस्म, ये टिस्म बन गया, टिस्म क्या बन गया, TSM से क्या बन गया, टिस्म और TE, बस। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मियोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या फिर आयोनोस्फेयर, और फिर एक एक्सोस्फेयर, क्लियर। ये सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर, और सबसे आउटर लेयर जो है वो है एक्सोस्फेयर, वो तो खैर बाहर का ही मंडल हो जाता है फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, what is the name of the layer above Earth's surface which is located at the height of 8 km from poles and 16 km from the equator? पृथ्वी की सतह के ऊपर की परत का क्या नाम है जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सो देखिएगा, हमें वहां पर उस लेयर का नाम बताना है जो कि पोल्स से 8 किलोमीटर दूर हाइट पर है और इक्वेटर से 16 किलोमीटर दूर हाइट पर है। तो वो है कौन सी, सबसे निचली लेयर, सबसे इनर लेयर, सबसे लोअर लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, क्लियर। ट्रोपोस्फेयर ही वही लेयर है जो कि पोल्स से 8 किलोमीटर की हाइट पर लोकेट है और इक्वेटर से 16 किलोमीटर हाइट पर लोकेटेड है, क्लियर। डायग्राम के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो भैया, जैसे कि सपोज ये हो गया मेरा अर्थ, ठीक है, ये है हमारा अर्थ, ये मेरी एक पहली लेयर हो गई, यहाँ पर मैंने यहाँ नाम दे दिया ट्रोपोस्फेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रोपोस्फेयर, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, शोभ मंडल। फिर उसके बाद एक और लेयर जिसको यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, जो कि क्या है, समताप मंडल। फिर यहाँ पर एक और यहाँ पर आपकी एक आ जाएगी जो कि है मियोस्फेयर, है ना,
म्योस्फीयर को क्या मध्य मंडल ऐसा कहते हैं ना, मध्य मंडल। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपकी क्या, थर्मोस्फीयर या फिर आयोनोस्फीयर कह लो। और फिर बाहर का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सोस्फीयर। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सोस्फीयर। क्लियर। सो देखिए ये आपकी लेयर्स इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो ये अर्थ और ये ट्रोपोस्फीयर की जो यहाँ पर जो ऐसी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, वो आप 2 से 12 किलोमीटर रखो, 2 से 12 किलोमीटर। क्लियर, 2 से 12 किलोमीटर, मतलब 0 से 12 किलोमीटर। और फिर यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 12 से 50 किलोमीटर, दोनों लेयरों के बीच, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच 12 से 50 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहां से यहां तक जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी करीबन डिस्टेंस 50 से 80 किलोमीटर। और फिर यहां पर रहेगी इसके बाद मियोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के उस साइड 80 से 700 किलोमीटर के ऊपर। क्लियर है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। डायग्राम के हिसाब से मैंने बस आपको ये बताना था कि कौन कौन सी लेयर कहाँ पर है और अर्थ से, इक्वेटर और पोल से कितनी कितनी डिस्टेंस पर है ट्रोपोस्फीयर, बस। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, किस परत में तापमान आकस्मिक रूप से बढ़ता है? तो यह बढ़ता है आयोनोस्फीयर में। क्लियर, ये बढ़ता है आयोनोस्फीयर में। बिल्कुल डायग्राम के तौर पर हम देखते हैं तो ये आयोनोस्फीयर में क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ता है ड्रामेटिकली। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ऐसा कह लो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो नाइट्रोजन का परसेंट है 78.03, ठीक है, 78.03%। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है इन विच लेयर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट, ओजोन परत की न्यूनतम मात्रा किस परत में मौजूद है? सो इन विच लेयर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट। तो ध्यान रखिएगा, देखो जो ओजोन लेयर होती है वो हमें यहाँ पर क्या कर रही है, यूवी रेज से बचाती है। क्लियर, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमें यहाँ पर बचाती है। क्लियर, तो ओजोन लेयर की जो मात्रा है वो क्या है, 10% रहती है ट्रोपोस्फेयर में। क्लियर, और 90% रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में। क्लियर, तो बस वही हमसे पूछ रहा है इन विच लेयर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट। तो ओजोन लेयर सबसे कम किस में रहता है? तो देखो 10% कहाँ लिखा है, ट्रोपोस्फेयर में। तो बस ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर। क्लियर, अगर आपसे यहाँ मैक्सिमम पूछ लेगा, मैक्सिमम अमाउंट किस में रहता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर, कितना, 90% ओजोन लेयर। क्लियर, और मिनिमम कहाँ पर है ओजोन लेयर, तो वो है ट्रोपोस्फेयर में, कितना, 10%। क्या इतनी चीजें क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन ओजोन लेयर से एक और आता है, क्या कि ओजोन की जो परत होती है, ठीक है, ओजोन की जो लेयर होती है उसकी थिकनेस को किससे मेजर किया जाता है? तो उसकी थिकनेस को मेजर किया जाएगा डॉप्सन यूनिट से। किससे मेजर किया जाएगा? डॉप्सन यूनिट से। क्लियर हो गया, इतनी चीज क्लियर है। ओजोन लेयर, ओजोन की जो परत होती है उसकी थिकनेस को किससे मेजर किया जाता है? तो डॉप्सन यूनिट से यहाँ पर मेजर किया जाएगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। द बॉर्डर लाइन विच सेपरेट्स आउटर स्पेस फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, वह सीमा रेखा जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहरी स्थान को अलग करती है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वह रेखा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहरी स्थान को अलग करती है उसे हम कहते हैं कर्मन लाइन। उसे हम क्या कहते हैं? कर्मन लाइन। क्लियर, तो ऑप्शन डी यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्मन लाइन। द बॉर्डर लाइन विच सेपरेट्स आउटर स्पेस फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज कर्मन लाइन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हमें कोल्डेस्ट लेयर बतानी है एटमॉस्फेयर की, कौन सी है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा भैया, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है कौन सी? मियोस्फेयर। कौन सी है भैया? मियोस्फेयर। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर आंसर देंगे, जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? मियोस्फेयर है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब है, कितना है? तो ध्यान रखिएगा भैया 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी है। ये एच जी मीन्स क्या है? मर्क्यूरी। क्लियर, तो 760 मिलीमीटर एच जी। अच्छा, ये एटमॉस्फेरिक को किससे मेजर किया जाता है? तो एटमॉस्फेरिक को बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। आज के हमने
एनालॉजी रीजनिंग की क्लास में भी ये पढ़ा था। क्लियर है? तो बिल्कुल बैरोमीटर मेज़र करता है किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो सी लेवल का जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है? 760 मिलीमीटर Hg। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अर्थ सरफेस इज, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का औसत तापमान है कितना है भैया? तो 14 डिग्री सेल्सियस है। ये एसएससी में पूछा गया था वाला क्वेश्चन। कितना है पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का औसत तापमान? 14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? चलेगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ विंड गेट डिफ्लेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज, पृथ्वी के घूमने के कारण हवा एक विशेष दिशा में विक्षेपित हो जाती है जिसे जाना जाता है जियोस्ट्रॉफिक विंड, टोर्नेडो, पोलार विंड या फिर नन ऑफ दीज। भूस्थिर पवन, बवंडर, ध्रुवीय हवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। ठीक, मैथ्स की और रीजनिंग की क्लास टाइम पर चल रही है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए है वो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। क्लियर? और टेस्ट सीरीज की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप परचेस करना चाहें तो लिंक पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।